नमस्कार साथियों। न मांगे हैं भीख न कर्जा, भूमिहारों का अधिकार है ओबीसी दर्जा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो अभी बिहार सरकार का सर्वे हुआ था उसमें जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसमें 7 मानकों पर स्टडी किया गया था जिसमें शैक्षणिक योग्यता से लेकर आवास आदि इत्यादि थे। बिहार सरकार का सर्वे, ठीक है, जबकि ऐसा माना जाता है कि वो प्रो बैकवर्ड सर्वे था, लेकिन फिर भी उसमें जो दिखाया गया है उसके अनुसार सामान्य वर्ग में तो सबसे गरीब हैं ही, पर आंकड़ों को विस्तृत रूप से देखेंगे तो 50%, जी हां 50% आपकी आबादी आज के तारीख में 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रही है। 27% से अधिक आबादी तो सरकार के गरीबी रेखा का जो परिभाषा है उसके नीचे जा चुकी है, ठीक है, मतलब 6,000 महीना में भी नहीं कमा पा रही है। और 6 से 10,000 में भी एक बड़ी आबादी है 19%। तो आप समझ सकते हैं इस समुदाय की आधी आबादी गरीबी में जी रही है। इस चीज को समझने का प्रयास करें। दूसरा बात कि आज ये असलियत है कि हमारे समाज के लोग सुलभ इंटरनेशनल शौचालय में भी काम करने से नहीं कतराते। गार्ड की नौकरी रांची से लेकर दिल्ली तक भरे हुए हैं। आप सर्वेक्षण कर लीजिए। अपने आजीविका को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए छोटा से छोटा काम हमारे समुदाय के लोग कर रहे हैं। फिर ये घमंड अगड़ा होने का कैसे और किसका घमंड हम ढो रहे हैं, यह मेरे समझ से परे है। ओबीसी एक क्लास का द्योतक है, जाति का द्योतक नहीं है। जो आपको इस प्रकार से भ्रमित करते हैं उन्हें एक उदाहरण से जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी की जाति है मोद घांची। मोद घांची के बारे में आप गूगल कीजिए। जो रजिस्टर्ड अखबार हैं उनमें खबर लेखों के अनुसार यह जाति 2002 तक जनरल थी, सामान्य वर्ग थी, सवर्ण थी। 1994 में गुजरात सरकार ने इसे ओबीसी सूची में डाला। 2002 में वाजपेयी जी की सरकार में इसे केंद्रीय सूची में ओबीसी में डाला गया था 2002 में। और मोदी जी पिछड़ा उनकी जाति हुई और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी है वो क्लास का द्योतक है, कास्ट का नहीं। कोई भी जाति उसमें जा सकती है और कोई भी जाति उससे बाहर आ सकती है। सरकारी नौकरियों की बात कर लिया जाए, जो सरकार का डेटा है, तो आपके परिवार कितने थे? 8.38। सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास? 1.87 लाख लोग। कहने का मतलब एक सरकारी नौकरी कम से कम एक परिवार तो चलाता है। उस अनुसार 22.3% आबादी भूमिहारों की केवल सरकारी नौकरी पर आश्रित है। तो जो 25% जनरल का कोटा बच गया और 10% ईडब्ल्यूएस, जो पहले 50% का कोटा ओपन कैटेगरी में आता था, अब क्या आपकी स्थिति है? निश्चित रूप से हर 100 सीट में आपके इतने सारे सीट, बढ़े हुए जो आरक्षण की स्थिति है वो मारे जा रहे हैं। तो अब 1000 और जो वैकेंसीज है। और दूसरी बात है कि ये सरकारी सेक्टर तक सीमित नहीं रहने जाना है, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण आएगा, क्योंकि वहां भी नॉन स्किल्ड कैटेगरी के काफी नौकरियां हैं जिसमें स्किल की जरूरत नहीं है। फोन उठाने वाला, ड्राइवर बनने के लिए कौन सी स्किल की जरूरत है? और समाज का पोषण डीएम, एसपी, आईएएस की नौकरियों से नहीं होता है। एक डीएम एक परिवार चलाएगा और एक शिक्षक भी एक परिवार चलाएगा। तो 5 डीएम और 500 शिक्षक, अगर 500 शिक्षक बनेंगे तो 500 परिवार चलेंगे। इसलिए जो टैलेंट की बात करते हैं उन्हें यह जवाब दीजिए कि जो
5 डीएम बनेंगे उनके बनिस्पत जो कम शैक्षणिक योग्यता की नौकरियां हैं वह समाज के लिए ज्यादा लाभकारी हैं और वो हमारे हाथ से जा रही हैं। इसलिए भी हमें ओबीसी दर्जा की आवश्यकता है। जब हम मानक पे खरे उतर रहे हैं तो हमें ओबीसी दर्जा क्यों नहीं? ये सरकार के सामने हमारा अधिकार है। हम अपने समाज के, अपने समुदाय के गरीबों की आवाज बनेंगे और इसलिए ही भूमिहार ओबीसी संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। अगर ओबीसी दर्जा नहीं मिला तो बिहार में आपकी जमीनें वही खरीदेंगे जिनके पास नौकरियां हैं। आज भी सबसे ज़्यादा जमीन बेचने वाली जाति भूमिहार है और सबसे ज़्यादा जमीन खरीदने वाली जातियां यादव, कोयरी, कुर्मी हैं। कैसे हैं? क्योंकि उनके पास नौकरियां हैं, नौकरियों से सतत उनके पास आर्थिक स्रोत है। और आप क्या करेंगे? अपनी ज़मीनें बेचेंगे और नौकरियां नहीं होंगी तो पलायन करेंगे। इस प्रकार से आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लोप हो जाएगा, आप विलुप्त हो जाएंगे बिहार से, अपने जन्मभूमि से, अपने कर्मभूमि से, अपनी जहां से आपकी पहचान है। इसलिए अगर इसे बचाना है तो हमें ओबीसी की लड़ाई लड़नी होगी। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और भी आगे अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखूंगा। इसे अलग अलग लोगों, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और हमारा इस लड़ाई में सहयोग करें, मदद करें। धन्यवाद।